उसके पास 25 करोड़ डॉलर की दौलत है। वो अफगानिस्तान में पहाड़ों पर एक गुफा में रहता है। यहाँ से वो अपने हिसाब से जिहाद या पवित्र युद्ध में शामिल सुन्नी इस्लामिक ग्रुप्स को पैसों और साजो सामान के अलावा सामरिक मदद पहुंचाने वाले नेटवर्क को कंट्रोल करता है। एबीसी के जॉन मिलर हाल ही में बिन लादेन से एक रेयर इंटरव्यू के लिए अफगानिस्तान गए थे। बिन लादेन का इंटरव्यू एक सोचा समझा रिस्क था। हाँ, हमने जोखिम उठाया जो खतरनाक था, लेकिन पत्रकारों का यही तो काम है। मुझे तो अंदर जाकर किसी से बात करनी थी, मुझे प्रोपेगेंडा वीडियो नहीं चाहिए था। ये मई 1998 की बात है, इस्लामाबाद। हमें पहले एक फ्लाइट में और फिर बसेस और पिकअप ट्रक्स में ऐसी जगह ले जाया गया जहां सड़कें नहीं थी, और आखिर में हम उस पहाड़ के ऊपर पहुंच गए। सभी लोग अपनी राइफल ऊपर करके आसमान की तरफ गोली चलाने लगे। लड़का AK-47 थामे हुए मेरे कान के इतने पास से गोली चला रहा था। मैंने उसकी गन दूर की, लेकिन वो फिर वापस ले आया और मैगजीन खाली कर दी। वो ओसामा बिन लादेन का बेटा था। एक फाइटर ने मुझसे कहा कि आपके लिए अच्छी खबर है, मिस्टर बिन लादेन आपके सवालों का जवाब देने के लिए राजी हैं, लेकिन हम उन्हें ट्रांसलेट नहीं करेंगे। फिर मैंने कहा, मैं आगे के सवाल कैसे करूंगा? उसने कहा, आगे कोई सवाल नहीं होगा। हमने इंटरव्यू शुरू किया और मैं सवाल पूछने लगा। मेरा पहला सवाल था, क्या आपने पैसिफिक रूट्स पर पैसेंजर्स से भरे विमानों को उड़ाने की साजिश के लिए पैसे दिए थे? क्या मनीला में पोप की हत्या के लिए पैसे दिए थे? क्या प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को मारने की साजिश थी? और मैं वहाँ बैठे बैठे सिर्फ सिर हिला रहा था और सोच रहा था कि चल क्या रहा है। जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो मैंने पीछे मौजूद अपने फिक्सर से पूछा, उसने आखिर कहा क्या? उसने बताया, काफी कुछ कहा। अब हमें अपने टेप्स लेकर वहां से तुरंत निकलना था। होटल पहुंचकर हमने अहम हिस्सों को ट्रांसलेट करवाया। वो नई बातें थीं, वो खौफनाक थीं। हम फौजी वर्दी वालों और आम नागरिकों में फर्क नहीं करते। इस फतवे में सब निशाने पर है। वो हमारे वीडियो के जरिए अपने संदेश दे रहा था। वो अमेरिका के खिलाफ हमारा इस्तेमाल कर रहा था। तुम यहाँ से तभी जाओगे जब अमेरिकी सैनिकों और नागरिकों की लाशें ताबूतों में भरकर जाएंगी, तभी तुम यहाँ से जाओगे। पूरा खेल पलटने वाला था। कहा जाता है कि मौका होने पर भी अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को नहीं पकड़ा। अल-कायदा के पकड़े गए फाइटर्स ने बताया कि तोरा बोरा की लड़ाई में बिन लादेन भी था। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक वो बच गया क्योंकि आर्मी उसके पीछे ट्रूप्स नहीं भेज पाई। मुझे प्रशासन से थोड़ी नाराजगी थी, क्योंकि उन्होंने उसे वहाँ से जाने दिया जहाँ हमें पता था कि वो कहाँ पर है। लेकिन अब वो पाकिस्तान के एक ऐसे इलाके में चला गया था जहाँ उसे ढूंढ निकालना लगभग नामुमकिन था। हम उसे खत्म करके आगे बढ़ सकते थे। इससे न्यूयॉर्क के हमले के सर्वाइवर्स को सुकून मिलता कि वो मारा गया। वो उसे खत्म करने का सबसे अच्छा मौका था, और अफसोस कि हमने उसका फायदा नहीं उठाया। मुझे लगा मैंने उसे मार डाला। मुझे ऐसा ही लगा था। मैंने सोचा कि अब हमें दोबारा इस काम पर लगना होगा। इस बार शायद मैं नहीं, लेकिन किसी और को उसे मारने की कोशिश करनी होगी। ओसामा बिन लादेन का एक और वीडियो दुनिया के सामने आया। ओसामा बिन लादेन को देखकर ऐसा लगता नहीं कि उसे अपनी जान की परवाह है। वो हमसे बचकर नहीं जा पाएगा। 3 महीने पहले इस शख्स का एक देश पर कंट्रोल था, अब शायद बस एक गुफा ही इसके काबू में। उसे पता है हमें उसकी तलाश, और उसके मुकाबले हमारी पोजीशन बेहतर है। फिक्र ये थी कि बिन लादेन और अल-कायदा के दूसरे मेंबर्स एक बार अफगानिस्तान से चले गए तो वो कहीं भी जा सकते थे। वो सरहद पार करके पाकिस्तान या ईरान में गायब हो सकते थे, या फ्लाइट लेकर कहीं भी जा सकते थे। ये बेहिसाब आशंकाएं हैं। वो कई सालों से हमारी सिक्योरिटी से बच रहा था। 9/11 के भी कई साल पहले हम 1996 से उसे ट्रैक कर रहे थे, इसीलिए वो बेवकूफ तो नहीं था। उसे पता था कि अपनी हिफाजत के लिए क्या करना है। तो आखिर में हमने सोचा, क्या इसे देखने का कोई और तरीका हो सकता है? सवाल ये नहीं है कि बिन लादेन कहाँ है, सवाल ये है कि बिन लादेन किसके साथ है। मैं एक FBI एजेंट था और मुझे पूरी दुनिया में अल-कायदा के हमलों की जांच और उसके मेंबर्स से पूछताछ करने का जिम्मा सौंपा गया था। हमारा मिशन सिर्फ ओसामा बिन लादेन को पकड़ना ही नहीं था, बल्कि आगे होने वाले हमलों को रोकना भी था। जब बिन लादेन तोरा बोरा से बच निकला तो अमेरिकन फोर्सेस उस तक पहुंचाने वाले सुरागों की तलाश में थी, और अल-कायदा सेफ हाउस से एक टेप बरामद हुआ था जिसमें बिन लादेन पूरा ऑपरेशन समझा रहा था। और हर बार 9/11 के बारे में बताने पर वो कैमरा चला रहे इंसान की ओर इशारा करके कहता था, मुख्तार बिन लादेन का बेटा भी है, जो उस वक्त बहुत छोटा था। उसे एक ड्रोन का टुकड़ा मिला और वो उसे देखकर बोल रहा था, मुख्तार मुख्तार देखो ये क्या है। वो शख्स कैमरा के साथ आता है, उसकी जांच करता है। इस वीडियो से साफ पता चलता है कि मुख्तार बिन लादेन का नजदीकी था, और वो उन गिने चुने लोगों में से एक था जिसे पता था
कि बिन लादेन कहाँ छुपा है। तो हम पता लगा रहे थे कि ये मुख्तार है कौन। हमें नहीं पता था कि वो कैसा दिखता है, क्योंकि वो वीडियो में कभी दिखा ही नहीं। हमें सिर्फ उसके बारे में एक शब्द पता था, मुख्तार। हम लगातार बिन लादेन की ही बातें कर रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि उस समय बिन लादेन ज्यादा हरकत नहीं कर रहा था। उस काम का काफी हिस्सा उसके गुर्गों को सौंपा जा रहा था। उसामा के बाद दूसरे नंबर पर जवाहिरी था। उसके बाद कुछ और लोग भी थे जो बिन लादेन के काफी करीबी थे। अबू जुबैदा भी था, जिसे बिन लादेन के ऑपरेशन संभालने वाला सबसे अहम इंसान माना जाता था। और एक और रहस्यमय शख्स भी था जिसे सिर्फ मुख्तार कहा जाता था। इस तरह हम कई सारे सुराग पर काम कर रहे थे और साथ ही हमें लग रहा था कि अगला हमला भी होने वाला है। आज दोपहर अमेरिकन एयरलाइंस के एक जेट में एक दहला देने वाली घटना हुई। अधिकारियों का कहना है कि एक फ्लाइट अटेंडेंट ने एक पैसेंजर को जंबो जेट में एक बॉम्ब ले जाते हुए देखा। इसमें कोई शक नहीं है कि शख्स खुदकुशी करके अपने साथ प्लेन को भी उड़ाना चाहता था। उसके जूतों में इतने विस्फोटक थे कि उससे बड़ी तबाही हो सकती थी। रिचर्ड रीड एक शू बॉम्बर था और ये अलकायदा की विमानों पर हमला करने की पहली कोशिशों में से एक था। हमें लग रहा था कि जांच आगे नहीं बढ़ रही है, लेकिन तभी हमें अबू जुबैदा के बारे में पता चला। अबू जुबैदा लॉजिस्टिक्स, नए लोगों को भर्ती करने और साजिश रचने का इंचार्ज था। मैं अबू जुबैदा को बिन लादेन का दायां हाथ मानती हूँ। लगातार कई खुफिया जानकारियों से हमने पाकिस्तान में अबू जुबैदा के इधर उधर जाने का एक पैटर्न समझना शुरू किया। मुझे ये अच्छी तरह याद है कि हमने पता लगा लिया था कि वो लगभग 17 जगहों पर जाता था। हमने एक अभूतपूर्व फैसला लिया। हमने तय किया कि हम उन 17 जगहों पर एक साथ छापा मारेंगे। छापा पड़ने पर उसने एक से दूसरी छत पर छलांग लगाकर भागने की कोशिश की। उसमें वो बुरी तरह जख्मी हो गया था। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और उससे पूछताछ करने के लिए मुझे और मेरे पार्टनर को बुलाया गया। अबू जुबैदा काफी जख्मी थे। एक डॉक्टर ने हमारे पास आकर कहा अगर उससे पूछताछ करनी है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि वो शायद सुबह तक बचे ना। मैंने उनसे कहा उसे मरने नहीं दिया जा सकता है, कुछ भी करके उसे जिंदा रखना पड़ेगा। उस वक्त हॉस्पिटल में हम अबू जुबैदा से लगातार पूछताछ करते रहे। सब लोग हैरान थे कि वो कोऑपरेट कर रहा था। उसने हमले की साजिश कर रहे अलकायदा के एक आदमी का नाम भी बताया। मैंने उससे पूछा अगर मैं उस शख्स की फोटो दिखाऊं तो क्या वो उसे पहचान लेगा। उसने कहा जरूर। मेरे पार्टनर के पास एक सोनी का डिवाइस था, वो एक पाम पायलट जैसा था और उसमें सभी मोस्ट वांटेड टेररिस्ट्स की तस्वीरें थीं। वो स्टाइलस से तस्वीरों को खिसकाता जा रहा था। वो आगे बढ़ता जा रहा था और मैंने पूछा कि क्या यही है, और उसने कहा नहीं। और मैंने गौर नहीं किया था कि मेरे पार्टनर ने गलत फोटो को जूम कर दिया था। तो मैंने कहा ओह सॉरी। फिर मैंने स्टीव से कहा तुमने मुझे गलत फोटो दी। फिर उसने पूछा पर यह आदमी कौन है। उसने कहा कि ये मुख्तार है। तो फिर मैंने फोटो को गौर से देखा। मैं परेशान हो गया था, मुझे जानना था ये मुख्तार है कौन। और वो तस्वीर थी खालिद शेख मोहम्मद की, जिसे KSM भी कहा जाता है। वो एक आतंकवादी था जिसे हम कई सालों से ट्रैक कर रहे थे। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि KSM अलकायदा का सदस्य था। मुझे ये जानकर झटका लगा था, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ उसके मुकाबले ये झटका कुछ भी नहीं था। मैंने अबू जुबैदा से कहा कि जब इसकी बात हो रही है तो इसी के बारे में बता। उसने कहा इसी ने 9/11 करवाया था। मेरे दिमाग में सारे तार एक दूसरे से जुड़ने लगे। KSM शुरू से ही बिन लादेन का साथी था। उसने ही साजिश रची, उसने ही हमला करवाया और उसने ही 9/11 को अंजाम दिया। 1993 में खालिद शेख मोहम्मद न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक हमले को अंजाम दिया था। वो एक लोकल सेल के साथ काम करता था जिसने एक वैन में विस्फोटक लगाकर उसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के तहखाने में पहुंचा दिया कि उस धमाके से इमारत बुरी तरह से हिल जाएगी और गिर भी जाएगी। वो चाहता था कि इमारत गिर जाए। बाद में उसने कहा कि उसे 1 लाख लोगों को मारना था। अगर उन्होंने कुछ ज्यादा विस्फोटक लगाए होते और ट्रक को 1 इंच बाएं या दाएं लगाया होता तो शायद इमारत गिर जाती। मामला करीबी था। खालिद शेख मोहम्मद ने आखिरकार उन टावर्स को गिराकर ही दम लिया। 1993 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बॉम्ब ब्लास्ट करने के बाद खालिद शेख मोहम्मद के पास ढेर सारी साजिशें थीं, लेकिन उन्हें अंजाम देने के लिए पैसे नहीं थे। वो किसी तरह अफगानिस्तान और अलकायदा तक पहुंच गया। उसने ओसामा बिन लादेन तक पहुंच बना ली और वहां उसने अपना ये आइडिया बताया, हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को निशाना बनाकर उसे तबाह कर देंगे, क्योंकि हमने पहले ऐसी कोशिश की थी लेकिन कर नहीं पाए। उसमें कैपिटल और पेंटागन को निशाना बनाने की बात जोड़ दी गई। वो अमेरिका को ऐसा झटका देना चाहते थे जो पहले कभी किसी ने नहीं दिया। इस पूरी साजिश में सबसे अहम शख्स खालिद शेख मोहम्मद ही था। बिन लादेन उन्हें प्रेरणा देने वाला करिश्माई लीडर था, लेकिन खालिद शेख मोहम्मद उस साजिश का डिजाइनर और आर्किटेक्ट। कई गोपनीय खुफिया ऑपरेशंस के जरिए हमें पता चला कि वो पाकिस्तान के रावलपिंडी में
छुपा हुआ था। इससे हमने खालिद शेख मोहम्मद को पकड़ने का ऑपरेशन शुरू कर दिया। CIA और पाकिस्तानी एजेंट्स ने 2 मंजिला इमारत पर जोरदार छापा मारकर सारे दरवाजे तोड़कर हर संदिग्ध को पकड़ लिया। परिवार वालों का कहना है कि छापे के समय सब लोग सो रहे थे। खालिद शेख मोहम्मद अंडरवेयर में ही पकड़ा गया। उस दिन उसका जन्मदिन था। आज रात खालिद शेख मोहम्मद अमेरिकी हाथों में है। अलकायदा के सबसे अहम आदमी के पास अभी कोई प्लान नहीं है। बिन लादेन और KSM में करीबी रिश्ता था। KSM को पकड़ने के बाद हमें लगा कि हम उससे बिन लादेन तक पहुंच जाएंगे। हमने बहुत अहम शख्स को पकड़ लिया था। वो अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी थी। अब CIA को बिन लादेन के बारे में पहली बार अहम सुराग मिला था और उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं। खालिद शेख मोहम्मद का पकड़ा जाना बहुत अहम था क्योंकि इससे उसकी सारी साजिशें थम गई थी और हमें उससे उन ऑपरेशंस का भी पता चला था जिन पर उस समय काम चल रहा था। हमें खुफिया जानकारियों से पता चल गया था कि बिन लादेन अपने संगठन की माइक्रो मैनेजिंग कर रहा था। हर काम की इजाजत वो खुद देता था। हमलों की योजना बनाने में वो काफी गहराई से शामिल था। वो अलकायदा का काफी हद तक सक्रिय प्रमुख बना हुआ था और उनकी क्षमताएं फिर से बढ़ने लगी थी। मुझे फिक्र हो रही थी कि कुछ और हमले हो सकते हैं। आज सुबह सबात प्रेयर्स के दौरान विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी में धमाका हुआ। अलकायदा से ताल्लुक रखने वाले एक ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी ली है। ये एक जिंदा टाइम बॉम्ब जैसी हालत थी क्योंकि अमेरिका भी उन जगहों में शामिल था जहां अलकायदा हमला करना चाहता था। मैं हेडक्वार्टर्स में अपने डेस्क पर बैठी हुई थी और मैंने अचानक सुना, वो इंसान नहीं, बेरहम हत्यारे हैं। वो जिंदगी की उस तरह कद्र नहीं करते जैसी हम सभ्य दुनिया में करते हैं। बिन लादेन ने अपने जैसे कई संगठन खड़े कर लिए थे। हर जगह अलकायदा ग्रुप्स दिखने लगे थे। 9/11 के हमले के समय सिर्फ एक अलकायदा था और फिर अचानक से ढेर सारे ग्रुप्स आ गए। हमेशा डर रहता था कि अगली घटना कब होगी, अगला हमला कब होगा, कब होने वाला है, कब होगा। मैं लंदन में एक मीटिंग में था और तभी किसी ने उस कमरे में आकर कहा कि लंदन में कई जगह हमले हुए हैं, दर्जनों मारे गए। सुबह के व्यस्त समय में लंदन के मास ट्रांजिट सिस्टम में लगातार कई धमाके हुए जिनमें 700 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। बिन लादेन एक खौफ पैदा कर रहा था। आपको अपनी ट्रेन, अपनी बस, अपनी सड़क, अपने होटल, हर जगह डरना चाहिए। एक के बाद एक हमले हो रहे थे और हम जानते थे कि किसी भी दिन कहीं भी हमला हो सकता है। KSM ने हमें अलकायदा संगठन के बारे में काफी जानकारी दी थी, लेकिन एक चीज के बारे में वो नहीं बता रहा था। KSM बिन लादेन को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। अमेरिका की सरकार ने क्यूबा के आइलैंड पर हमारी ग्वांटानामो बे मिलिट्री फैसिलिटी में एक डिटेंशन सेंटर बनाया था। उन्होंने वो जगह सिविलियन लीगल सिस्टम के बाहर कैदियों से पूछताछ के लिए बनाई थी। अमेरिका की जमीन पर पूछताछ क्यों नहीं की जा सकती थी? क्योंकि आपको कुछ ऐसा करना था जिसकी इजाजत नहीं थी। वो कोई सैनिक नहीं थे, वो अलकायदा के सख्त टॉप लीडर्स थे। पकड़े जाने के बाद जब वो कोई भी जानकारी देने से इनकार करते थे तब हमें लगता था कि पूछताछ के कड़े तरीकों से शायद उनसे कुछ उगलवाया जा सकता है। ऑफिस में बदले की भावना हावी थी। उन लोगों के साथ वही होना चाहिए जिसके वो लायक। पूछताछ के कड़े तरीकों में कैदियों पर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दबाव डालना शामिल था। उनमें थप्पड़ मारने, अपमानित करने, स्ट्रेस पोजीशंस और सोने नहीं देने जैसे तरीके थे। पूछताछ के तरीकों में लगभग 100 घंटे तक सोने नहीं देना बहुत आम बात है। अगर कोई कैदी कोऑपरेट नहीं करता तो उन्हें तोड़ने के लिए पूछताछ के कुछ और कड़े तरीके अपनाए जाते थे ताकि वो सब कुछ उगल दे। इसमें शामिल है मौत की धमकी, बहुत छोटी सी जगह पर बंद करके रखना और वाटर बोर्डिंग, जिसमें कैदी को लगता था कि वो पानी में डूबकर मर जाएगा। ये तरीके बहुत वाहियात थे, बहुत अजीब थे। हम अमेरिका में ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते थे। ये बहुत गलत था। भविष्य में होने वाले हमलों को रोकने के लिए किसी से जानकारियां उगलवाने के लिए उसे यातना देना नहीं। मैं जानती हूँ कि जानकारियों के कई और स्रोत हैं और उन्हें हासिल करने के कई तरीके भी हैं। KSM को जब हमने अरेस्ट किया वो अलकायदा के सभी ग्लोबल ऑपरेशंस का इंचार्ज था। वो जानता था कि बिन लादेन कहाँ पर है और KSM की वजह से हमने कितने सेल्स को नाकाम किया, एक भी नहीं। उसने नहीं बताया कि बिन लादेन कहाँ था। उसे टॉर्चर करना, वाटर बोर्डिंग करना, इस सब से क्या मिला? तुम सख्ती दिखाना चाहते थे। सख्ती का मतलब होता है कामयाबी, पर हमने कुछ भी हासिल नहीं किया। और जिस तरीके से हमारा देश आतंक के खिलाफ जंग को अंजाम दे रहा था, मुझे लगा मुझे इसका हिस्सा नहीं बनना है। मुझे ये ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं अलग हो गया। ये फैसला लेना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल था। एक तरफ तो इंसानों को इस तरह से यातना देना अच्छी बात नहीं है, दूसरी तरफ ये भी अनैतिक है। अगर आप उनसे वो जानकारी नहीं उगलवा पाए तो फिर हजारों अमेरिकन की मौत की जिम्मेदारी आपकी होगी। इन दोनों चीजों के बीच में फंसे हुए जो किसी स्तर पर सही है
लेकिन एक दूसरे के खिलाफ। उस समय CIA में मौजूद ज्यादातर लोगों का यही मानना था कि काश भविष्य में किसी को भी ऐसे फैसले न करने पड़े। बिन लादेन किसी यूनिकॉर्न की तरह कई लोग उसके ठिकाने की जानकारी होने का दावा करते थे, क्योंकि बिन लादेन को पकड़वाने पर $2.5 करोड़ का इनाम था। और उस वक्त कई फालतू सोर्सेस भी थे जो हमें गलत इन्फॉर्मेशन देते थे, और हम हर बार उन जगहों पर छापा मारते रहते। बिन लादेन बीमार है, वो मर गया है, उसका डायलिसिस हो रहा है, ऐसी खबरें आती रहती थी। और उसकी वजह ये थी कि उसे पकड़ने के लिए जबरदस्त रिसोर्सेज लगाए गए थे, लेकिन कामयाबी बहुत दूर थी। मैं अलग अलग बिखरे हुए सुरागों पर काफी समय से गौर कर रही थी। वो सुराग धीरे धीरे खत्म हो जाते थे और बिन लादेन हमारी पकड़ से दूर था। हमने बिन लादेन की तलाश कभी बंद नहीं की, लेकिन अभियान लगभग रुक सा गया था। ये बहुत उलझा हुआ मामला था। न्यूयॉर्क पर हमले की साजिश थी, जिसमें न्यूयॉर्क सबवे पर भी हमले की बात थी। एक साजिश ये थी कि अमेरिका के आसमान में 10 से 15 विमानों में धमाके कर दिए जाएं। बिन लादेन को तलाश थी कि मेरा अगला 9/11 क्या होगा, कौन सी घटना उससे भी ज्यादा बड़ी होगी। सामूहिक विनाश के हथियारों में अलकायदा की दिलचस्पी की खबरें आ रही थी, और परमाणु हथियार हासिल करने में उनकी दिलचस्पी सबसे अहम थी। वो सिर्फ रेडियो एक्टिव मटेरियल ही नहीं, बल्कि कई तरह के टॉक्सिन्स और एंथ्राक्स फैलाने की कोशिश में भी था। हमें पता था कि बिन लादेन पाकिस्तान में न्यूक्लियर साइंटिस्ट से मिला था, और उन्होंने उसे बताया था, देखो, न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव मटेरियल और एनरिच्ड यूरेनियम हासिल करना सबसे अहम था। ओसामा ने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता कि हमारे पास वो नहीं है। अल कायदा लीडरशिप के लिए ये बहुत अहम बात थी कि बिन लादेन खुद उनकी अगुवाई करे। इसके पीछे असली लोग थे और दुनिया भर में इससे जुड़ी असली कोशिशें हो रही थीं। उन्हें 9/11 से किसी बड़ी और बेहतर चीज की जरूरत थी। आतंकवादी ग्रुप होने के नाते आप एक जैसा काम नहीं कर सकते, आपको पहले से बेहतर करना होता है। ओसामा का सपना था जिसे वो अमेरिकन हिरोशिमा कहता था। अमेरिका को हराने की उनकी कोशिशों में वो बॉम्ब सबसे अहम था। 3 साल बाद जारी किए गए एक नए वीडियो टेप में ओसामा बिन लादेन ने ये बताने की कोशिश की थी कि मैं जिंदा हूँ और सही सलामत हूँ। एक कट्टर इस्लामिक वेबसाइट ने कहा कि अगले हफ्ते 11 सितंबर के हमले की बरसी के समय उसका एक नया वीडियो आने वाला है। अगर ये सच है तो इसका मतलब कि वो जिंदा है और इतनी सुरक्षित जगह पर है कि वो वीडियो बना पा रहा है। 9/11 की घटना को 6 साल बीत चुके थे और हमारे पास कोई सुराग नहीं था। 9/11 की हर बरसी पर हम बस यही सोचते थे कि बिन लादेन अब तक जिंदा है, वो आजाद घूम रहा है, वो पीठ में खंजर की तरह चुभा हुआ था। हम बस उसे रोकना चाहते थे और नाकाम रहने से हताशा हो रही थी। मीडिया कह रही थी कि हम लोग नाकाम थे, इसलिए सेंटर को चलाने के लिए दूसरे लोगों को लाना चाहिए। शायद इंटेलिजेंस की नाकामी की वजह से 9/11 के हमले हुए थे। कमीशन को खुद इस आरोप प्रत्यारोप से निकलकर जुलाई में रिपोर्ट देनी होगी कि किसे क्या और कब पता होना चाहिए था। 9/11 के हमले की जांच कर रहे कमीशन ने आज सुबह कई जानकारियां उजागर की है। और 9/11 से पहले अलकायदा के खतरे को CIA ने जिस तरह से हैंडल किया था वो थोड़ा अजीब था। मुझे सच में गुस्सा सिर्फ 9/11 कमीशन के बाद आया, जब उन्होंने हमें दोषी ठहराया। यही बात बुरी लगी। कमीशन ने कहा कि प्रेसिडेंट को भी पूरी खुफिया जानकारी नहीं थी। अगर आपसे सच्चाई छिपाई जा रही है तो आप किसी खतरे का अंदाजा कैसे लगा सकते? 9/11 कमीशन की रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर लिस्ट में थी। हम जानते थे कि उसमें हम में से कुछ लोगों पर इल्जाम लगाया गया था जो अपनी तरफ से सही काम करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उनका कहना था कि हम हमले का पहले से अंदाजा नहीं लगा पाए, सुरागों को आपस में जोड़ नहीं पाए। यह बहुत ही बुरा था। आज प्रेसिडेंट बुश ऐसे शख्स से मिले जो 2.5 महीने बाद प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। 20 जनवरी को शपथ लेने वाले बराक ओबामा को विरासत में ढेर सारी मुश्किलें मिलेंगी, लेकिन आज तो बस एक शालीन जोड़े ने दूसरे शालीन जोड़े का उनके नए घर में स्वागत किया है। सुरक्षा के मामले में ऐसा कौन सा बड़ा खतरा है जिससे बराक ओबामा को निपटना होगा? उन्हें जिस सबसे बड़े खतरे से निपटना होगा वो है हमारे देश पर हमला। काश मैं कह सकता कि ये मामला नहीं है, लेकिन हमारा वो दुश्मन अब भी आजाद घूम रहा है जो अमेरिका को नुकसान पहुंचाना चाहता है। बिन लादेन को मारना इसलिए जरूरी था कि इससे अलकायदा नाम के सांप का सिर कट जाता। जब ओबामा प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने बिन लादेन की खोज को और तेज करने का आदेश दिया। एक तरह से प्रेसिडेंट ने CIA से कहा कि मैं बिन लादेन को पकड़ने के लिए और ज्यादा कोशिशें चाहता हूँ। मुझे यकीन है आप लोग इस पर काम कर रहे हैं, पर इसे और ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए, इस पर और ज्यादा लोग रिसोर्सेस लगाइए, और सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि मुझे इस पर लगातार अपडेट्स चाहिए। वॉशिंगटन में मैं जो काम संभालता था उसमें हमेशा एक चुनौती होती थी। शपथ लेने के बाद जल्दी ही मैं प्रेसिडेंट से मिलने के लिए ओवल ऑफिस में गया और उन्होंने कहा कि CIA के डायरेक्टर के रूप में मेरा सबसे अहम काम है
बिन लादेन को पकड़ना किसी भी हालत में। मेरा पहला काम था CIA के अहम लोगों को बुलाकर ये पूछना कि हम अभी कहाँ हैं और हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में मैं CIA का डिप्टी डायरेक्टर बना। CIA ने बिन लादेन की खोज जारी रखी। हमने हर सुराग पर काम किया। हम बिन लादेन के ठिकाने का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही थी। मैंने एक टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया जिसका काम था सिर्फ और सिर्फ बिन लादेन को पकड़ना। लियोन पेनेटा ने इस काम में प्रगति दिखाने के लिए हम पर काफी दबाव डाला। जब आप कोई इंटेलिजेंस एजेंसी हो तो आपको नए दरवाजे खोल सकने वाली ज्यादा से ज्यादा संभावनाएं पैदा करनी पड़ती हैं, और उनमें से एक संभावना हमें मिडिल ईस्ट के हमारे एक सहयोगी देश से प्राप्त हुई। 2009 में जॉर्डन ने अल बुलावी नाम के एक फिजिशियन को हिरासत में लिया था। उसे उसके जिहादी विचारों, अल-कायदा वाले नजरिए की वजह से पकड़ा गया था। वो इंटरनेट पर अल-कायदा के चरमपंथी विचारधारा के समर्थन में लिखता रहता था। वो खुद को मुजाहिदीन यानी अपने मजहब के लिए लड़ने वालों का हिंसक सदस्य समझता था। जॉर्डन ने हमसे कहा कि शायद हम उसे अपनी तरफ मिलाकर अल-कायदा के खिलाफ एक एसिड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इसमें आपकी दिलचस्पी है? हमने कहा बिल्कुल है। उस समय उस आदमी को ये फायदा होने वाला था कि उसे जेल में नहीं रहना पड़ता, और अगर वो अल-कायदा के बड़े लीडर्स को पकड़वाता है तो बड़ा इनाम भी मिलता। इसका नतीजा ये हुआ कि जॉर्डन ने उसे अल-कायदा में घुसपैठ करने के लिए अफगानिस्तान भेज दिया। पहले एजेंसी को कई बार जोखिम से बचने वाला कहा गया है। इसमें जोखिम ना उठाने जैसी कोई बात ही नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा दाव था, मानो वो हवा में गायब हो गया। वो लापता था, अचानक गायब हो गया, कोई खबर नहीं। क्या वो बस भाग गया था? क्या अल-कायदा को पता चल गया था कि वो एक जासूस था और उन्होंने उसे मार दिया? आखिर हुआ क्या? काफी वक्त बीत गया, कुछ हफ्ते बीत गए और फिर महीने। इसमें कई महीने लग गए, और फिर उसने खबर भेजी कि वो अल-कायदा के नंबर 2 के साथ, ज़वाहिरी के साथ। बिन लादेन को ज़वाहिरी के साथ देखा गया था। ये कमाल की बात थी। ये बहुत ही अहम बात थी। ये नंबर 2 को पकड़ने का या मारने का मौका हो सकता था, और शायद नंबर 2 से भी आगे बिन लादेन को भी। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मौका था। हम उस मौके पर कार्रवाई करने के बारे में सोचते। हम खुद उससे मिलना चाहते थे। हम पक्का करना चाहते थे कि जानकारी सही थी। हमने अफगानिस्तान में खोस्त नाम की जगह पर मिलने का फैसला किया, जो पाकिस्तान की सरहद के पास है। आतंकवादी समूह में अपना कोई सोर्स डेवलप करना बहुत मुश्किल होता है। ये किसी को अपने ही खून से गद्दारी करने के लिए कहने जैसी बात है। ये लगभग नामुमकिन है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खोस्त में मौजूद ऑफिसर्स क्या सोच रहे होंगे। अल-कायदा के नंबर 2 तक पहुंच रखने वाला कोई शख्स उनसे मिलने आ रहा था। क्या उसकी कड़ी सुरक्षा की जांच की जाए और शायद उसे वापस भेज दिया जाए, या फिर गर्मजोशी से उसका स्वागत करके उसे बताएं कि वो हमारा अपना था। खोस्त एक काफी बड़ा ऑपरेशन बन गया था। अब हम बिन लादेन के ठिकाने के बारे में असली सुराग पाने के बहुत करीब थे। जब वो बेस पर आया तो गाड़ियाँ सीधे अंदर नहीं आ सकती थी। उन्हें कई चेक पॉइंट से होकर धीरे धीरे गुजरना पड़ता था। उसे बेस के आखिरी छोर तक जाना था, और वहाँ एक छोटे अहाते में CIA के अहम लोग उससे प्राइवेटली मिलने वाले थे। वो आखिरकार वहाँ तक पहुँचा जहाँ हमारे CIA ऑफिसर्स थे, और वो सब उससे मिलने के लिए बाहर आ गए क्योंकि सबको उसी का इंतजार था। ये सब हमारे लिए बहुत अहम था। वो शख्स हमें वहाँ पहुँचा सकता था जहाँ हम पहले कभी नहीं पहुँच पाए थे, और वो तभी गाड़ी से उतरे। वो वाकई बहुत बड़ी बात थी। वो एक अहम मोड़ था। I am Dr. Abu Dujana Khosani, Jordanian. The Jordanian and the American intelligence services offered me millions of dollars to work with them and spy on Mujahideen here. But Alhamdulillah, I came to the Mujahideen and I told them everything, and we arranged together this attack. We get you, CIA team. Inshallah, we'll come to you through unexpected way. Inshallah. Look, this is for you. It's not watch. It's detonator. You will be sent to the hell